यहां तक सबको क्लियर है जो बातें मैं बता रहा हूं? अब हाँ, ठीक है, बहुत सुंदर। तो इन बातों को लेकर के जब आप भावों का परिचय थोड़ा सा पढ़ लेंगे, कुछ भावों की संज्ञाएं हैं उनको समझ लीजिए। भावों की संज्ञाएं, ये भी जान लेना इसलिए जरूरी है कि अब हम सीधे फलादेश पे आ रहे हैं ना, तो जब फलादेश पर आएंगे तो उसमें आपको बतला देंगे कि केंद्र में ये बैठा हो, तो केंद्र कौन से हैं वो जानना आपको जरूरी हो जाएगा। तो देखिए, भावों की कुछ संज्ञाएं हैं, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं ताकि यहीं पर आप पढ़ लें। देखिए, पहले होता है केंद्र। केंद्र कौन से हैं? 1, 4, 7 और 10। ये बीच वाले जो है ये देख लीजिएगा, ये सेंटर, यही केंद्र है। सेंटर को ही केंद्र कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उसी को आप सेंटर कहते हैं। तो ये सेंटर है, सेंटर आपने देख लिया, इसी को केंद्र कहते हैं। अब इसी के आगे, सेंटर के आगे जो होते हैं, ये केंद्र के ठीक अगले भाव जो होते हैं, 2, 5, 8 और 11, ये होते हैं पणफर। ये केवल नाम है, देख लीजिएगा, ये नाम है और फलादेश में इनकी ही जरूरत आपको पड़ने वाली है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर दे रहा हूं। आज हम लोग कुंडली पर शुरू कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा कि फलादेश की विधा जो है वहां पर आप शुरू कर चुके हैं। राशि और ग्रह आपने पढ़ लिया है, केंद्र, पड़फर, और फिर तीसरी जो होती है इनकी संज्ञा वो होती है आपोक्लिम। तो आपोक्लिम जो होगी 3, 6, 9 और 12, ये आपोक्लिम है। अब ये इस चक्र में अगर देखेंगे कि आपोक्लिम कहां कहां है, देख लीजिए, पहले एक बार चक्र देख लीजिए, चक्र आप बना भी लीजिए। आप 3, 4 चक्र भले अलग अलग बनाना पड़े, बना लीजिए। इसलिए बना लीजिए कि आप बाद में वीडियो देख के भी कंफ्यूज होते हैं, तो आप 3 तो कुंडली कम से कम अपने नोटपैड में बनाइए। केंद्र के लिए मैंने पहले डॉट लगा दिए थे, अब हम पड़फर के लिए लगा देते हैं। देख लीजिए, ये है पड़फर, ये वाला भाव है, ये वाला भाव है। हमने क्या कहा कि 1, अरे 2, 5, 8 और 11, ये पड़फर है, ये पड़फर भाव है। ठीक है, क्लियर है सबको पड़फर वाला मैटर? आगे देख लीजिए, इनको हम मिटा देंगे। अगला हम आपोक्लिम समझा देते हैं आपको कि आपोक्लिम क्या है। आपोक्लिम देखिए, ये तीसरा, छठा, 9वां और 12वां, ये 4 भाव जो है ये आपोक्लिम कहलाते हैं। ठीक है, केंद्र इनमें सबसे शुभ होता है, उससे थोड़ा सा मध्यम पड़फर होता है और उससे थोड़ा सा मध्यम आपोक्लिम होता है। देखिए, कुंडली देखने का बहुत सारा विधान है, लेकिन मैं आपको जो समझाऊंगा वो बहुत एकदम शुरू से समझाऊंगा। एक संज्ञा होती है त्रिकोण। त्रिकोण में वस्तुतः 1, 5 और 9 की गणना होती है, लेकिन 1 की गणना इसलिए ज्यादातर नहीं लिखा रहता है या ज्यादातर नहीं बताया जाता है कि पहले से ही तो आप 5वें 9वें की गणना कर रहे हैं ना, तो इसीलिए 5 और 9 त्रिकोण होते हैं। अब ये त्रिकोण हो गए, उसके बाद से चतुरस्र। चतुरस्र 4 और 8, उसके बाद से होते हैं दुस्थान। दुस्थान ये होते हैं 4, 8 और 12। देखिए, जितने आचार्य हुए हैं, जितने भी आचार्य हुए हैं, उन आचार्यों ने 6, 8, 2 स्थान देखिए मैं गलत लिख दिया हूं, 6, 8, 12 है, कंफ्यूज मत होइएगा। 6, 8, 12, मैं इसको मिटा के लिख देता हूं।
आप जितने भी आचार्यों को पढ़ेंगे, है ना, जितने भी आचार्य हैं सबने एक मत से 6, 8, 12 को गड्ढा कहा है। ये कुंडली के गड्ढे हैं। ये जो त्रिकोण है, हाँ, 4 और 8, शुभ या अशुभ की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, केवल मैं कुछ चीजें सामान्य है उनको बतला रहा हूं। चलेंगे इस पर, हम एक एक भावों पर चलेंगे, चिंता मत कीजिए। त्रिकोण को जो है लक्ष्मी स्थान कहा है सबने, और केंद्र को विष्णु कहा है ना। ये गड्ढे हैं, इनमें जाने वाले ग्रह गड्ढे में रहेंगे। ये लक्ष्मी है और ये विष्णु है, और इन दोनों का यदि संयोग हो जाता है, पराशर का एक श्लोक है, केंद्र स्थानम विष्णु स्यात् त्रिकोणम लक्ष्मीर मुच्यते तेषाम संयोग मात्रेण राजयोगी नरो भवेत्। अगर केंद्र और त्रिकोण का आपस में संयोग हो जाता है तो राजयोगी होता है ना। अब वो राजयोगी कैसे होगा, संयोग कैसे होगा, भावों पर जब हम चलेंगे आगे तो आपको इसको पूरा का पूरा क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये भावों की मुख्य कुछ संज्ञाएं हैं। आप लोगों को ये भावों की कुछ संज्ञाएं समझ में आ गई? सब लोगों को भावों की संज्ञाएं कुछ आ गई समझ में? चलिए, भावों की संज्ञाएं जो हैं ये एक्चुअल में आपको समझ लेना इसलिए जरूरत है क्योंकि ये जानने के लिए, है ना, कुछ चीजें आपको समझ लेनी पड़ेंगी। इसके बाद से एक स्थान, एक हमारे क्लास में मैया जी पढ़ती है ना। हाँ, तो मैया जी कहती हैं कि भाई हमने जो है मारक शब्द पहली बार सुना और ये सब ऊपर से चला गया। वो शायद पहले ही दिन मैंने, हाँ, केंद्र त्रिकोण दोनों है क्या, कहाँ केंद्र, हाँ, एक जो है पहला भाव बिल्कुल केंद्र में भी आएगा त्रिकोण में भी आएगा। तो देखिए मारक स्थान जो होता है वो कुंडली का दूसरा और 7वां। हाँ, गड्ढे से अभिप्राय यही है कि अगर किसी को गड्ढे में फेंक दिया जाए तो वो जाकर के दलदल में फंसता ही जाता है, उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। मेरे भाषा में उसके पास कोई पुदीना नहीं बचता है, हाँ, गड्ढे में जाने के बाद। लेकिन उस गड्ढे में देखिएगा जो मछली पकड़ने वाला है वो उसी गड्ढे में से मछली लेके आता है, हाँ, उसी में से कमा के आता है। तो जो पाप ग्रह हैं, खराब ग्रह हैं, वो उसमें जा करके भी वहां पर काम, मैं बिल्कुल आपको एकदम प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। ये मारक स्थान है 2 और 7, है ना। 2 और 7 बिल्कुल हाईवे पर गड्ढा जो है वो राहु है, एक्सीडेंट होता है तो उधर ही खींच लेता है, और खास करके रात में, है ना। हाँ, राहु का भी अपना टाइमिंग होता है, रात के 8 बजे के बाद एक्टिव होता है। इसीलिए उतारा उतारा करते हैं जो राहु का, तंत्र विद्या और कुछ गुप्त रहस्य कार्य जो करते हैं, देवी आराधन करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र जो भी आप करते हैं वो सब मध्य रात्रि इत्यादि में करते हैं, क्योंकि उस समय राहु एक्टिव रहता है। तंत्र का देवता भी वही है, राहु को इतना बुरा भी नहीं मानना है। हाँ, उस पर जब हम पढ़ाएंगे तो आपको सब समझाएंगे। तो ये 2 और 7 जो है ये, राहु से कोई दुश्मनी मत रखिए भैया। तो 2 और 7 जो है ये मारक स्थान है, ठीक है ना। मारक स्थान एक्चुअल में, अच्छा, क्लास भी 8 बजे बाद है, हाँ, राहु को जगाने के लिए। मनोज ओझा जी जो है दिन में सोते रहते हैं ना, तो रात को जगते नहीं थे, तो हमने कहा कि भैया राहु के बेला में ही इनको पढ़ाएंगे, तो इसीलिए। चलिए, ये सारी बातें आपको लगभग समझ में आ गई। अब देख लीजिए, ये भावों की संज्ञा हो गई, ये चक्र यही है, देख लीजिएगा चक्र यही है। और ये भाव आप समझ में, जो बातें अभी मैंने बतलाई लगभग समझ में आ गई सबको? एक बार हाथ वाथ हिला दीजिए, कमेंट कर दीजिए। हाँ, समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम सीधे जो है फलादेश पर जब आगे बढ़ रहे हैं तो मैंने आपको कहा था कि 12 भावों के कुछ कारक होते हैं। देखिए यहां का जो कारक है लग्न का वो सूर्य है। अगर किसी के भी कुंडली में सूर्य लग्न में है तो इसका मतलब सूर्य से संबंधित कोई भी परेशानी,
उसको खास करके नहीं आएगी, क्योंकि सूर्य जो है यही का कारक है। दूसरे भाव का धन का कारक जो है वो बृहस्पति है। ये 12 भाव है, 12 भावों पर अभी हम परिचय भी करेंगे थोड़ा सा। अभी हम कारक समझा रहे हैं ना, भावों के कारक, इसको आप समझ लीजिए। और ये जो कारक है ये स्थिर कारक है महाराज, हाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये परमानेंटली है। 2 मार्कर होते हैं, एक व्हाइट बोर्ड पर लिख दीजिए, वो परमानेंट हो जाएगा, मिटेगा नहीं। हाँ, फिर थ्रिलर और काका लाना पड़ता है, बड़ी लफड़े काम है, तो वो सब में नहीं पढ़ना है, परमानेंट है, ये परमानेंट कारक है। और तीसरे भाव का कारक मंगल है, चौथे भाव का कारक चंद्रमा और बुध है, पांचवें भाव का कारक गुरु है, छठे भाव के कारक शनि और मंगल हैं। आपको रोग और शत्रु देने वाले यही 2 लोग हैं, रोग और शत्रु प्रदान करने वाले यही लोग हैं। और आपको शादी विवाह का सुख देने वाले शुक्र महाराज हैं। कुंडली में इनका गड़बड़ होना माने आपका वैवाहिक जीवन अस्त हो जाना। हाँ, हमारे एक मित्र हैं तो फोन करके पूछते हैं तुम्हारे सप्तम भाव का क्या हाल है, तो सप्तम भाव का मतलब समझ रहे हो? हाँ, आपके पति पत्नी की बात हो रही है, और क्या। पंचम भाव कहाँ गया तुम्हारा, आजकल दिखता नहीं है, मैंने बेटा कहाँ गया, तो बताइए कोड वर्ड में ऐसे थोड़ी बात होती। लेकिन हाँ, इसका मतलब है कि उन्होंने स्थिर कारक पढ़ रखे हैं, उसमें भी आप देखिए कि स्थिर कारक पढ़ रखे हैं उन्होंने। और तुम्हारे पास आजकल बृहस्पति है कि नहीं, मन तुम्हारे पास धन है कि नहीं भैया। हाँ, तो ये सारी चीजें, धन का मतलब आपको किसी और से नहीं लगा लेना है। देखिए, अष्टम का कारक है शनि, मृत्यु का कारक आपको पहले बतला चुके हैं इन ग्रहों के कि कौन किस चीज का कारक होता है, बहुत विस्तृत इस पर हम पहले समझा चुके हैं ना। तो इसलिए केवल अभी सामान्य रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। और सूर्य और बृहस्पति ये आपके भाग्य के कारक होते हैं। भाग्य, यदि आपका भाग्योदय होना है कि नहीं होना है, आपके जीवन में क्रीम पीरियड ऑफ लाइफ आना है कि नहीं आना है, उसका डिसाइड यहीं से होगा। उसके बाद से 10वें भाव के कारक देख लीजिएगा, सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि, ये स्थिर कारक है। सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी वो सूर्य से तय होगा। नौकरी लगने के बाद भी धन कमाओगे कि तुम्हारे ऊपर कोई आरटीआई लगा तुम्हारी नौकरी ले जाएगा, ये काम बृहस्पति से होगा। क्योंकि बृहस्पति जो है वो क्या है, स्थिर कारक है ना। नौकरी लगने के बाद भी लोगों की लंका लग जाती है, देखा है ना आपने, वहां पर जाकर के कुछ ऐसा काम करने लगते हैं कुर्सी मिलने के बाद, वो सब। ये हम प्रैक्टिकल आएंगे इस पे, कारक का अर्थ क्या समझे। बिल्कुल, देखिए कारक जो है इस भाव का, इस भाव का मालिकाना किसी के पास है। अगर ये डिस्टर्ब है तो वो भाव भी डिस्टर्ब होगा। अगर किसी की कुंडली में सूर्य डिस्टर्ब है, इसका मतलब ये लग्न हम क्या कहते हैं, शरीर वर्णाकृति लक्षणानी यशो गुणस्थान शुभा शुभानी, वो मैं पढ़ाऊंगा कि लग्न से हम क्या क्या विचार करते हैं। तो लग्न से जो जो चीजें हम विचार करते हैं, अगर सूर्य डिस्टर्ब हुआ वो सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी। अगर बृहस्पति डिस्टर्ब हुआ तो आपका धन भी डिस्टर्ब होगा, आपका संतान भी डिस्टर्ब होगा, आपका कर्म भी डिस्टर्ब होगा। अच्छा, आप एक बात बतलाइए कि मान लीजिए बृहस्पति डिस्टर्ब हो गया, तो पहली बात तो ये पंचम भाव किसका भाव है, बुद्धि का भाव है, आपका बुद्धि डिस्टर्ब हो गया। और जब आपकी बुद्धि डिस्टर्ब हो गई तो आपका ये 10म भाव कर्म का भाव है, यहां भी बृहस्पति है, तो आपका कर्म भी गड़बड़ा गया। और भाई साहब, जब कर्म गड़बड़ा गया, आपकी बुद्धि गड़बड़ा गई, तो धन आपका कहां से आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। और कौन पगलाया है कि आपको अपनी लड़की दे के शादी करेगा, तो संतान का काहे सोच रहे हो, शादी चिंता करो पहले। सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं प्रायोगिक रूप से। हाँ, किताबी ज्ञान लेने से कुछ नहीं होगा, प्रायोगिक रूप से पढ़ेंगे जब ही हो पाएगा। तो अगर बृहस्पति डिस्टर्ब हो गया तो बुद्धि डिस्टर्ब हो गई, आपकी एजुकेशन डिस्टर्ब हो गया,
आपका कर्म डिस्टर्ब हो गया, आपका भाई जब पढ़ाई नहीं किया, बुद्धि बिगड़ गई, काम नहीं करते हो, पैसवा कहां से कमाओगे भाई? जब पैसवा नहीं कमाओगे, संतान कहां से कर लोगे? ऐसे दहेज दे के शादी करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ राजस्थान में एरिया है मनोज जी के तरफ, लड़के वाले दहेज लेके घूमते हैं, तब वो शादी नहीं होता है। मनोज जी के खुद के केस में ऐसा था। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है। और क्या, अब जो है 11वें का लाभ का भी कारक बृहस्पति है, ध्यान रखिएगा, तब कोनो लाभ हो नहीं होगा आपको। उसके बाद से हाँ, बिहार में मत जाइए मनोज जी, अभी राजस्थान में घूमिए। इस टाइम 90% यही हालत। देखो राहुल जी की भी अपनी आत्म पीड़ा है भैया, अपनी व्यक्तिगत व्यथा बतला रहे हैं। और 12वें भाव का कारक भी शनि है, व्यय का कारक है। ये कारक समझ में आ गया आप लोगों को? कारक समझ में आ गया जी। अब चलिए, अब यहां पर देखिएगा कि ये 12 भाव का मतलब क्या है। तो इस धरती पर जब जातक का आगमन होता है, तो ये पहला भाव है लग्न। ये एक लाइन और मैं खींच रहा हूं, क्योंकि मैं इसी पर बात कर रहा हूं। इसको कलर ही मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं ना। आप लोग सोचें गुरुजी गोजा पोती बहुत करते हैं, लेकिन क्या करें, आदत है। हाँ, हमारा भी बुध बहुत खराब है, होगा कहीं ना कहीं। आप लोगों को पढ़ा देंगे, फिर मेरी ही कुंडली देखना आप लोग। हाँ, चलिए, केतु नहीं है गुरुजी कहीं का। राहु केतु भैया इसमें स्थिर कारक में नहीं है, खानदानी लोग नहीं है ना, यहाँ खाली खानदानी लोगों की बात हो रही थी। ये शनि है, ये राहु नहीं है, ये शनि है। हाँ, शनि है। हाँ, तो वैदिक ज्योतिष में वैसे भी राहु केतु जो है कुछ कुछ जगहों पर ही है, वो मैं बताऊंगा आगे चल के। यहाँ पर ये स्थिर कारक हो रही है ना बात, तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में स्थिर कारक में राहु केतु का स्थान नहीं है, छाया ग्रह माना गया है उनको। देखिए, अब लग्न जो है, जब बालक पैदा होता है, बालक जन्म होता है, माता के गर्भ से बाहर आता है, तो उसका सिर पहले आता है, इसीलिए लग्न जो है पहला भाव है। काल पुरुष का अब देख लीजिएगा, जो अंग विभाग आपको पढ़ाए थे, ये दूसरा भाव उसका मुख है, सिर के बाद मुख जो है गर्भ से बाहर आएगा। तीसरा भाव जो है वो उसका हाथ है ना, बाहु, और ये हृदय, ये पेट, ये कमर, ये उसके वस्ती, ये उसका गुप्तांग, और ये सारे बाहर करते करते ये पैर जो है उसका बाहर आता है। गर्भ से माँ के वो बाहर निकलता है, वो उसी का चक्र, ये 12 भाव है और कुछ नहीं है। बात आ रही है समझ में? ये जो काल पुरुष हमने आपको, हाँ, ये पैर बाहर आता है, वो देखिए सृष्टि। आजकल देवकी जी ने बड़ा प्रश्न किया कि भैया पैर कभी कभी बाहर आता है, बिल्कुल आता है। देखिए, नैसर्गिक माने अधिकतर जो है, जो सृष्टि का नियम है, वो बालक का सिर ही बाहर आता है। अब आज तो आप ऑपरेशन करके सीधे पकड़ के खींच लेते हो, पेट फाड़ के, चीर फाड़ के निकाल लिए, उसके बाद से कहे गुरुजी अब बताइए। हाँ, 1% होता है, देखो राहुल जी बता रहे हैं। हाँ, लौ शुक्ल जी आ गए उसी टॉपिक पे। तो कहने का मतलब है कि जब आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीड़ फाड़ करके उसको निकाल रहे हो पेट में से, तो वो कैसे होगा और क्या समझ में आएगा? समझ में नहीं आएगा। उसकी कुंडली अगर आप सोचते हो कि नहीं बहुत अच्छा रहेगा, तो कैसे रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसलिए ये चीजें थोड़ी सी ध्यान देने की रहेंगी, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरत रहेगा। चलिए, इसके बाद से ये जो भाव हैं, तो व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा अधिकता किस चीज की है? तो कहा कि शरीर रक्षा खलु मात्र धर्मम। इस सृष्टि में कुछ भी, सब कुछ बाद में, पहले क्या चीज? शरीर। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख कुछ घर में माया। हाँ, दूसरा सुख जो है वो घर में कुछ धन इत्यादि। तो इसीलिए पहला सुख जो है आपको शरीर, इसीलिए शरीर। और जब शरीर नहीं है,
तो ना तो आप कोई यत्न करेंगे, ना कोई प्रयत्न करेंगे, ना कुछ आप बहुत ज्यादा उपलब्धि कर पाएंगे अपने जीवन में, है ना। तो इसलिए ये पहला भाव जो है वो शरीर का भाव है। दूसरे के लिए आपको क्या कहा, दूसरे के लिए आपको कह दिया कि धन, आप जब इस सृष्टि में आए हैं तो आपको शरीर को ही समय नहीं देते। हाँ, ये बड़ी विडंबना है, और ये ज्योतिषियों को ही तो समझाना है, और किसको समझाना है। ज्योतिषी जब तक नहीं जगेंगे तब तक बताइए कौन बतलाएगा कि भैया शरीर का ध्यान दो, है ना। तो शरीर का ध्यान देने के लिए ज्योतिषी ही बतलाएगा, कोई और नहीं बतलाएगा। तो इसलिए ज्योतिषी की बड़ी समाज में जरूरत है, लेकिन ज्योतिषी लगा पड़ा है खाली कि तुम्हारा राहु नीचे कर देंगे, तुम्हारा केतु ऊपर कर देंगे। हाँ, तो ये ज्योतिषी की गलती है ना, आदमी गलती थोड़ी है। ज्योतिषी जो है अपना भरने में लगा पड़ा है, ज्योतिषी खुदे नहीं टहल रहा है, घूम रहा है, शरीर अपना खुद नहीं बचा रहा है। तो इसी इसका मतलब कि शरीर लग्न जो है ज्योतिषी नहीं बचा रहा है, ज्योतिषी खाली 10वें भाव पर लगा पड़ा है कि कहां से पैसा आए। और वो नहीं होना चाहिए ना, ज्योतिषी को हर चीज का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले लग्न का आपको, क्योंकि अगर ये 12 भाव आप छोड़ दीजिए, केवल अगर लग्न नहीं है, माने आपका लग्न जो है गड़बड़ है, तो ये 11 भाव आपके क्या कर लेंगे जी। आपके बीवी का, ये आपके सीधे 7वें भाव ये बीवी का है या आपके पति का है, किस मतलब का है। अगर आपका शरीर नहीं है तो किस मतलब का है। आपका पंचम भाव बुद्धि कब होगा, शरीर ये रहेगा तब बुद्धि रहेगी, शरीर रहेगा तब धन रहेगा, शरीर रहेगा तब पराक्रम रहेगा, शरीर रहेगी तब बेटे होंगे, शरीर रहेगी तब शत्रु होंगे, रोग होंगे, शरीर होगी तो सदियों होगा, शरीर होगी तो आपको आयु की चिंता होगी, शरीर होगा तो धर्म करोगे, शरीर होगा तो कर्म करोगे, कर्म करने के बाद शरीर होगा तो ही लाभ आपको मिलेगा, लास्ट में व्यय होगा, नाश होगा। लेकिन सब कुछ कहां से जुड़ा हुआ है, शरीर से, पहले भाव से। तो इसीलिए कालिदास अपने कुमार संभवम में ये बात कहते हैं कि शरीर रक्षा खलुमात्र धर्मम, शरीर की रक्षा करना पहला कर्तव्य है। बात आ गई समझ में यहां तक। दूसरा जो भाव इन्होंने कहा वो किसका कहा, धन का। तो धन में भी दूसरा भाव जो होता है, धन वो किस बात का होता है भाई, धन क्या है। तो आज जो रुपया पैसा कैश और SIP में लगाए पड़े हैं, पैसा म्यूचुअल फंड में, हाँ मैं बहुत लोगों को जानता हूं, बहुत सारे पैसे दबा के बैठे हुए हैं। लेकिन नहीं, ये धन वो वाला नहीं है, ये अस्थाई धन की बात करता है। आप अगर अपने माता पिता के जमीन गांव में बेच करके या सिटी में जाके 500 स्क्वायर फीट का जमीन मकान ले करके और उसमें सोफा AC लगा करके मार अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ रहे हैं, तो दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी आप। क्यों? क्योंकि आपकी अस्थाई संपत्ति जो अचल संपत्ति है, जो पैतृक संपत्ति है, वो आपके साथ ही मिलती है। शरीर आया कि आपके पिता का धन, आपके दादा का धन बट गया, आपका हिस्सा हो गया उसमें। आपका भाई पहले से है तो भी, बाद में होगा तो भी। जो बदवा में होगा वो तुरंत आते ही क्या 2 भाई हो गए, ठीक है, आधा आधा हो जाएगा। कंफ्यूजन कहाँ है, उसमें पंडित को थोड़ी बुलाना है। अगर उनको सही संस्कार नहीं दिए तो आपकी तबीयत खराब होते ही वो वकील को बुलाएंगे, डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे। वकील साहब साइन करवा लो यार, आजकल पिताजी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अचल संपत्ति वो आपके जन्म लेने के तुरंत बाद ही आपके नाम पर जुड़ जाती है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं पैतृक संपत्ति, अचल संपत्ति। और जब ज्योतिष में आप देखेंगे, देख लीजिएगा, ज्योतिष में जब आप कुंडलियां देखते हैं तो उसमें 3 चीज आपके ऊपर कार्य करती है। सबसे पहले वीर्य, क्षेत्र और कुल परंपरा, खानदानी। तो वीर्य जो है वो पिता है, क्षेत्र जो है वो माता है,
और कुल परंपरा जो है वो आपका यही दूसरा भाव है अथवा आपका खानदान है। और आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये माता पिता और कुल खानदान से ही आप बनते हैं। गर्भ विज्ञान ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत अलग सब्जेक्ट है, उस पर मैं फिर जाऊंगा तो फिर दूसरी जगह चला जाऊंगा। लेकिन आपको समझ लेना है कि 9 महीने गर्भ में जो जीव का वृद्धि प्राप्त होता है, वो वृद्धि किस तरह से प्राप्त होता है। वो पहले महीने में कलल होता है, दूसरे महीने में घन होता है, तीसरे महीने में अवयव होता है। तो ये सारा चीजें जो निर्माण हो रही है 9 महीना, वो माता पिता और खानदान का ही हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, वो खानदान की बात है। उसके बाद से तीसरा जो है कि आप पैदा तो हुए, पैदा होते ही आपको खानदानी धन तो मिल गया। वो तो नहीं चाहते हुए भी बाप जो है सुपुत्र लिखवाएगा ही शादी के कार्ड पर। हाँ, सुपुत्र और सुपुत्री। एक कोई व्याकरण का जानकार था, तो कहा कि गुरुजी कन्या के नाम के आगे जो है, कन्या के नाम के आगे सु लगा देने से सुकन्या हो जाता है। हाँ, तो वर के नाम के आगे सु क्यों नहीं लगाते हैं? हाँ, गड़बड़ हो जाएगा। हर जगह हर उंगली काम नहीं करती है। हाँ, गलत विद्या हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर जो है तीसरा है पराक्रम। तो अगर आपको जन्म लेने के बाद आपके कुल खानदान का बहुत नाम है, बहुत से यश है, बहुत प्रतिष्ठा है और उसकी बहुत अचल संपत्ति है, फिर भी आपका खुद का पराक्रम यहां पर काम करेगा भाई साहब। और आपका खुद का पराक्रम अगर नहीं है तो वो आप यहां से बैक हो जाओगे, और बैक होते ही सबसे पहले खानदान का नाम डुबाओगे। और खानदान का नाम डूबा, तुम तो खुद तो खत्म हो, तुम्हारा क्या औकात है। तो ये इसलिए एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। तीसरा भाव पराक्रम का है। और जब अपने परिश्रम से पराक्रम कमाओगे तब आपको सुख मिलेगा, चौथा भाव। अगर अपने पराक्रम से धन नहीं कमाओगे, अपने पराक्रम से यश नहीं कमाओगे, तो आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। और आप अगर सही लाइन पे हो, आपका शरीर भी अच्छा है, आपके माता पिता अच्छे हैं, खानदानी आपके पास परवरिश है, चीजें हैं, तभी आपको पराक्रम मिलेगा। और पराक्रम मिलेगा, सुख मिलेगा। और जब सुख मिलेगा तभी आप भी आगे अपनी परंपरा बढ़ा पाओगे, विद्या को बढ़ा पाओगे, बुद्धि को बढ़ा पाओगे, संतान को बढ़ा पाओगे, वंश वृद्धि कर पाओगे। और वंश वृद्धि और संतान, विद्या बुद्धि जैसे ही आती है, देखिए जितना ज्यादा विद्वान पढ़ा लिखा होता है वो उतना शांत होता है। जो अनपढ़ व्यक्ति है, आप उसको 10 रुपया दीजिए, कहिए कि गुरुजी जरा करके, चलता ही रहे, समय का पता ही नहीं चले। अच्छा, चलिए, तो बिल्कुल देखते हैं। मान लीजिए कि कोई मूर्ख व्यक्ति है, उसको आप 10 रुपया दीजिए कि जाओ जरा वो खड़े हैं उनको 2 थप्पड़ मार के आओ, ये 10 रुपया तुम्हारा। वो बिल्कुल आगे पीछे बिना सोचे जाएगा, खींच थप्पड़ मारेगा। और वही व्यक्ति आप पढ़े लिखे के पास चले जाइए, उसको 10 रुपया नहीं 100 रुपया दीजिए कि भैया वो जरा बगल में खड़े हैं, एक थप्पड़ मार के आ जाओगे। वो 10 बार सोचेगा, अच्छा तो उसको मारूंगा, क्यों मारूंगा, उसने मेरा क्या बिगाड़ा है, ऐसे कैसे कर रहे हैं, मैं क्यों मारूं, क्या करूं। ये बुद्धि का विषय है। जितना उसके पास, क्यों ये सोच रहा है, क्योंकि उसके पास बुद्धि जो है विकसित हो चुकी है। वो जो दूसरा वाला अभी था, वो थप्पड़ खींच के चला आया, उसके पास बुद्धि नहीं है। ये पंचम भाव है, ध्यान रखिएगा, प्रायोगिक रूप से पंचम भाव है। तो जब विद्या और बुद्धि का यूज होगा तभी उसके क्या होंगे, शत्रु होंगे। शत्रु कौन होगा, जिसका काम करने के लिए इसने मना कर दिया, 100 रुपया लेकर के भी वापस कर दिया कि नहीं मुझे नहीं करना भैया, नहीं मारना है, जाओ। तो वो प्रेम से नहीं जाएगा, सुना के जाएगा, तेरे जैसे 10 को देख लूंगा मैं, दूसरे से करवा लूंगा। बेवकूफ समझाए क्या मेरे को। ये बात किसकी है, शत्रु की। और जब शरीर आपका बढ़ रहा है तो शरीर बढ़ते बढ़ते जब आधी अवस्था आपकी आ गई, हाँ 7वें भाव आते आते आधी अवस्था आ गई आपकी,
तो आपको रोगों से भी सावधान होना है, वो छठा भाव है। और जैसे ही आप एक अवस्था में प्रवेश किए, आपकी शादी हो गई, थी तो आपके सामने ही आपकी पत्नी या आपका पति, दिख नहीं रहा था बस 180 डिग्री पर। हाँ, कैमरा लगा के देखो, दिखेगा लेंस वाला। तो वो आपका सप्तम भाव है, लग्न का, शरीर का सप्तम भाव, ठीक है ना। उसके बाद से आती है अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या याद दिलाता है कि भैया शादी हो गई तुम्हारी, अब तुम गृहस्थ जीवन में आ गए, अभी तक तुमने जो किया सो किया, मृत्यु भी नजदीक आ रही है, उम्र कम हो रही है, उम्र अब कम बच रही है तुम्हारे पास, तो मृत्यु की याद दिलाता है। तब क्या कहता है, थोड़ा धर्म कार्य करो, नवे भाव में आओ, धर्म कार्य करो। धर्म कार्य करोगे ठीक है, लेकिन धर्म करने के लिए भाई साहब क्या चाहिए, पैसा चाहिए। हाँ, टका धर्म, टका कर्म, टका ही परमम सुखम। अब बांग्ला में टका बोलते हैं ना पैसवा को, रुपया को, आपके नोट पे लिखा रहता है टका। हाँ, बांग्लादेश में टका ही चलता है, रुपया नहीं चलता है। तो टका कर्म, टका धर्म, टका ही परमम सुखम, यद गृहे टका नास्ति तद गृहे टकटकायते। हाँ, तो खाली टकटकाई होगी। तो इसीलिए धर्म कार्य के लिए भी क्या चाहिए, धन चाहिए। और धन के लिए कहा कि नहीं, 2 नंबर का धन नहीं चाहिए, कर्म चाहिए, कर्म चाहिए। कर्म करके और फिर पैसा कमाओगे, और जैसे कर्म करोगे तो आपको आय मिलेगा, और आय मिल करके आय के बाद क्या होगा, व्यय होगा। क्योंकि आय जो पैसा है उसके 3 गति बनाए ऋषियों ने, पैसे कमाने के, पैसे के 3 गति। पहले कहा भोगम, जितना हो सके मस्त वाला उपयोग करो, खाओ पियो मौज करो, लेकिन इतना भी मत खाओ कि मने बीमारी धर ले। जो अनर्गल है वो मत खाओ, जो काम की चीजें वो खाओ। उसके बाद से कहा कि दानम, आप जो आपके उपभोग से बच रहा है, आप गरीबों को, जरूरतमंदों को मदद भी करो। ये भर्तृहरि का वाक्य है। ये दोनों नहीं करोगे तो नाशम, तो फिर कमा के क्या फायदा हुआ, न किसी के काम आया तुम्हारा पैसा, न कुछ आया। चित्रकूट के कुछ लोग जुड़े हुए हैं विद्यार्थी। चित्रकूट में जब हम थे तो वहां एक प्राचार्य जी थे, तो लोग बताते हैं कि मैंने जब वो मरे तो 3-4 लाख रुपया उनके बिस्तर के नीचे था। लेकिन वो विद्यार्थियों को बुला करके कहते थे, बेटा सुनो, ये 10 रुपया लो, थोड़ा नमक ले आना, आलू ले आना और मिर्ची भी ले आना। अब 10 रुपए में आप बताइए क्या क्या आएगा। विद्यार्थी 2-5 रुपया अपने पास से लगा करके गुरुजी के लिए ले आता था, और गुरुजी जब निपट गए, उनके परिवार वाले आए तो बिस्तर के नीचे, और वो 10-10, 20-20 की नोट इकट्ठा करके मैंने 3-4 लाख रुपया उनके अकाउंट के, उनके बिस्तर में था। क्योंकि वो जहां भी भोजन करने जाते थे दक्षिणा वहां मिलता था, और दक्षिणा को ला करके बिस्तर के नीचे दबा देते थे। और या तो भोजन दूसरों के यहाँ करके भंडारा खा के अपना जीवन व्यतीत करते थे, और जो पैसा मिलता था उसका वो सदुपयोग नहीं करते थे। तो चलिए, बहुत ये चीजें हैं। तो लास्ट में, हाँ, तृतीयो गतिर्भवे, देखिए लव शुक्ला जी पूरा नीति शतक रट के बैठे हैं। हाँ, भर्तृहरि को उतार लिए अपने अंदर, तो आप लोग भी उतार लीजिए, आचार्य वराह मिहिर को, पराशर मुनि को, सबको उतारिए। तो ये व्यय लास्ट जो है वो व्यय है, व्यय का मतलब नाश से है। तो ये 12 भाव हैं, 12 भाव के आपने कारक पढ़े, 12 भाव की संज्ञाएं पढ़ ली आपने, कुछ उनका परिचय पढ़ लिया। और कल से बिल्कुल हम फलादेश जो है अब प्रारंभ करेंगे, क्योंकि जो आपसे वादा है उस वादे को बिल्कुल हम निभाएंगे।